बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे फैमिली लॉस के हवाले से। फैमिली लॉस के हवाले से जनरल डिस्कशन करेंगे। फैमिली लॉस के हवाले से जो एक लिटिगेंट है उसको जनरली समझना होता है कि जब उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो फ़ौरी तौर पर वो वकला से जाके क्या मशवरा करे, कैसे मशवरा करे और कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। लोगों को अदालत के नाम से एक खौफ आता है कि अदालत में जाएंगे, एक प्रोसीडिंग्स लॉन्ग होंगी, या मैंने कहाँ कहाँ पे धक्के खाने हैं और किस तरीके से अपने मामलात को रिज़ॉल्व करना है। इसमें जनरली जो फैमिली लॉस के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसमें खुला और तलाक़ के मसाइल हैं कि खुला और तलाक़ में फ़र्क क्या है, ख़वातीन अपने हकूक़ और अपने बच्चों के हकूक़ अदालतों से कैसे ले सकती हैं, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बात करेंगे इस वक्त जो न्यू अमेंडेड लॉ आया निकाह रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि निकाह रजिस्ट्रार कौन होगा, उसकी शराइत क्या हैं। पहले वाला कानूनी तरीक़ाकार ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ आज बात होगी कम उम्री की शादियों के हवाले से। जिरगों के अंदर कम उम्री में शादी बच्चियों की कर दी जाती है, बच्चों की कर दी जाती है, बचपन में निकाह कर देते हैं। उसकी कानूनी और शरई हैसियत क्या है, क्या कानून उसको प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ आज बात करेंगे प्रोग्राम में दूसरी शादी के हवाले से। बड़ा कॉमन इशू है कि शरीयत तो इजाज़त देती है विद सम कंडीशंस, लेकिन वो कंडीशंस भी मशरूत हैं मर्द के हवाले से कि वो इंसाफ कर सकता है या नहीं कर सकता। बट लॉ वहाँ पे क्या परमिट करता है कि शादी कर सकते, दूसरी शादी या नहीं कर सकते। वो यूनियन काउंसिल से या दूसरी जो फर्स्ट वाइफ है उससे किस तरीके से परमिशन लेनी है, वो रिटर्न क्या प्रोसीजर होगा, इन तमाम हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है आतिफ़ हसन लोधी एडवोकेट, और उनके साथ मौजूद हैं अनमोल अज़हर जंजुआ एडवोकेट, रावलपिंडी बार एसोसिएशन से। आप तो तशरीफ़ लाए हैं, वेलकम कहेंगे आपको। थैंक यू। सबसे पहले आतिफ़ साहब आपसे पूछना चाहूँगा इस हवाले से, शादी के हवाले से मुझे बताइएगा। शादी में कम उम्री में बचपन में बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं, निकाह हो जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, नाम समटाइम जिसे कहते हैं मांग कहते हैं, मंगनी हो गई है, समटाइम निकाह भी कर दिए जाते हैं। तो क्या माइनर एज में जो निकाह होता है वो एक्सेप्टेबल होता है इन फ्यूचर, या मेजॉरिटी में अलग से निकाह करना पड़ता है, या इसके हवाले से पाकिस्तानी कानून क्या कहता है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म और पोडियम हमें आज प्रोवाइड किया। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, वहाँ पर देखें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है पाकिस्तान में इसका प्रिवेलिंग लॉ है, और पंजाब की हद तक उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी मौजूद हैं। 2015 में भी पंजाब के अंदर उसमें अमेंडमेंट आई जिसमें क्लियरली और वाशकाफ तरीके से बात बता दी गई कि जो बच्चों की मैरिजेस हैं, जो 18 साल से कम उम्री की मैरिजेस हैं, इनको इनवैलिड करार दे दिया गया, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली कानून ने बता दिया कि जो भी लड़का 18 साल से एज को अटेन करेगा या उससे ऊपर एज होगी, और जो लड़की 16 साल की उम्र तक होगी, ऐसे लोगों की शादी हो सकती है वली की मर्जी के साथ। लेकिन अगर इससे छोटी एज की लड़की है और उसके साथ शादी रचा दी जाती है, या फिर किसी भी जरिए की सूरत में कॉम्प्रोमाइज की सूरत में शादी दे दी जाती है, या फिर किसी कॉम्प्रोमाइज के अलावा किसी ऐसी सूरत में जहां पर बच्ची की एज माइनर है, तो ऐसी सूरत हाल में जो भी शादी है वो इनवैलिडेट करा देगी। क्योंकि ये बहुत बढ़ता हुआ कॉन्सेप्ट था पंजाब के अंदर, स्पेशली अंदरून पंजाब के अंदर, कि जितना बढ़ता है कॉन्सेप्ट था कि जितने भी अशखास थे जब जिरगे हुआ करते थे तो बेटियों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता था। तो ऐसी सूरत की रोकथाम के लिए मुकन्ना ने फौरी तौर पर इस पर जरूरी समझा कि इसकी लेजिस्लेशन में थोड़ा अमेंड किया जाए और एक एज मुख्तस की जाए। इसमें आपने 16 साल की बात की है, शरीयत तो ज़ाहिर है मेजॉरिटी की बात करती है, तो यहाँ कंट्रडिक्शन भी है पाकिस्तानी कानून और शरई कानून के हवाले से कि जैसी एज ऑफ मेजॉरिटी गेन की जाती है मेल की जानिब से या फीमेल की जानिब से, तो वो शादी कर सकती है। बट यहाँ पर ये बात की तो क्या मेल और फीमेल दोनों की 18 साल उम्र होना ज़रूरी नहीं है? देखिए, इसमें कानूनी तौर पर जो पंजाब के अंदर अमेंडमेंट थी, 18 साल जो इस वक्त है वो सिंध के अंदर और ICT के अंदर लागू हो चुकी है। लेकिन पंजाब के अंदर की कानून की हद तक जो अमेंडमेंट थी वो 16 साल और 18 साल, लड़की की एज 16 साल जबकि लड़के की एज 18 साल तक करार दे दी गई है। एक बिल जरूर पेश किया गया है पंजाब असेंबली के अंदर जहां पर दोनों की एज को 18 साल लाजिम करार देने के लिए, लेकिन वो बिल अभी तक इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल के सामने भी जाना है, और वहां से फैसला होने के बाद फिर कानून साजी होगी कि दोनं की आया शर्त 18 साल है या 16 और 18। अभी इस वक्त मेल की उम्र 18 साल और फीमेल की उम्र 16 साल होना बहुत ज़रूरी है। इससे कम की शादी हो जाए वो इनवैलिडेट करा दी जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ उलमा हजरात का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि हमने देखा कि हमारी जो सहाबिया थी हज़रत आयशा, हज़रत आयशा थी, उनकी उम्र भी 9 साल या 10 साल बताई जाती है निकाह के वक्त, तो वो एज ऑफ मेजॉरिटी की अकॉर्डिंग टू जो फिजिकल कंडीशन होती है वो एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन 18 साल से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इस पे उलमा के खिलाफ नहीं है इस पे। देखिए, शरीयत के अंदर और कानून के अंदर
काफी सारी मुख्तलिफ कवानीन के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। माँ सिवाय सिर्फ इसके अलावा हम देखें अगर ये फैमिली लॉज के अलावा भी, तो बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल हो रहे हैं जहाँ पर शरीयत से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। लेकिन इस वक्त वो जो वक्त आप भी कोट कर रहे हैं वो एक ऐसा वक्त था जहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात जारी किए जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर शादियां जो थी वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हुई। उसके बाद एक कदगन लगा दी गई, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही थी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सोसाइटी के अंदर उजागर होते जा रहे थे, और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स जा रहे थे उसमें खास करके जो खवातीन है उनका जो लाइफस्टाइल और जो उनकी लाइफ थी वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। ऐसी बदलती सूरत हाल के साथ मुकदमा ने कानून बनाकर इसकी रोकथाम के लिए कोशिश की। बिल्कुल ठीक है, ये कंट्रडिक्शन ज़रूर मौजूद है। आपसे मैडम जानना चाहूँगा हक महर के हवाले से, हक महर की क्या सूरत हाल है ख़वातीन के हवाले से? हक महर कौन सा शरई हक महर होता है? अक्सर कहा जाता है शरई हक महर है, तो वो कौन सा मुअज्जल और गैर मुअज्जल, या क्या इसकी कंडीशंस होती हैं? निकाहनामा फिल करते वक्त निकाहनामे के अंदर क्या हक महर लिखना चाहिए नॉर्मली? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हक महर दो तरीके के होते हैं, एक होता है मुअज्जल, एक होता है गैर मुअज्जल। ठीक है, जो मुअज्जल हक महर होता है वो ऑन दी स्पॉट हस्बैंड को अपनी वाइफ को देना होता है। अब आया कि हम अगर बैक बात की जाए तो वो सिक्का राजुल वक्त जितना कहा जाता था उतना हुआ करता था। अब लोग 5,000 भी रखवाते हैं, 10,000 भी रखवाते हैं और 50,000 भी है। जो मुअज्जल है वो 50,000 है, ऑन दी स्पॉट हस्बैंड पे करेगा। अगर मैं वी कम टुवर्ड्स दी गैर मुअज्जल, जो गैर मुअज्जल हक महर है वो शादी के बाद विद द कंसर्न ऑफ वाइफ वो किसी भी टाइम अपनी वाइफ को दे सकता है। वो किस्तों में भी दे सकता है, वो ऑन दी स्पॉट जितना भी है वो ऑन दी स्पॉट अपनी वाइफ को दे सकता है। गैर मुअज्जल की मैं बात करूँ, मुअज्जल हक महर औरत को उसी टाइम पे दिया जाता है। आजकल तो मैं बहुत चीजें ये भी देखी हूँ कि औरत की मर्जी के मुताबिक उसका हक महर लिखा जाता है। बैक जब हम बात करते थे तब नहीं ये चीज हुआ करती थी। अब तो औरत की जितनी मर्जी उसमें एक कॉलम भी दिया हुआ है। अगर हम कॉलम की बात करें वहां पे वो अपनी मेंटेनेंस की बात भी करती है, वहां पे वो अपने सारे हकूक भी लिखती है और अपने मुअज्जल और गैर मुअज्जल हक महर भी वो खुद डिसाइड करती है। नहीं वो सही है। अभी आपने जो बात की है गैर मुअज्जल की, कि वो किस्तों में भी दे सकता है, इकट्ठा भी दे सकता है, वो ना देना चाहिए। यानी शरई का खातून का हक क्या है? खातून किस सूरतों में वसूल कर सकती है? खातून का ये हक है मुअज्जल हक महर भी और मुअज्जल तो मिल गया, मुअज्जल गैर मुअज्जल कैसे? गैर मुअज्जल अगर निकाह नामे पे ये चीज लिख दी गई है कि गैर मुअज्जल हक महर आपका 50,000 रुपया है और मर्द उसको नहीं दे रहा, तो कोर्ट हमें हर एक चीज की रेमेडी देती है। कानून में हर एक चीज की रेमेडी है, वो कोर्ट आ सकती है, वो बकायदा इसका दावा भी कर सकती है उसके निकाह में होते हुए, एट एनी टाइम उसके मर्द के निकाह में होते हुए कि ये मुझे गैर मुअज्जल हक महर नहीं दे रहा, जबकि ये चीज निकाहनामे में लिखी हुई है। हम ये चीज भी देखते हैं आजकल कि मेंटेनेंस भी औरत जो है वो एक कॉलम है उधर लिख दी जाती है कि जी मुझे इतनी चाहिए, 5,000 या 10,000 व्हाटएवर। एग्जैक्टली, अगर मर्द वो भी नहीं उसको दे रहा तो वो भी कोर्ट जा सकती है, उसकी रेमेडी भी है मेंटेनेंस का, वो दावा लगा सकती है कोर्ट में और कोर्ट ऑब्वियसली उसको फिर आगे से डिग्री करती है उस हवाले से। ठीक हो गया, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। तलाक का एक तरीक़ाकार है, वो थोड़ा सा एक तरीक़ाकार बताइएगा। इसमें जो तलाक बरात भी होती है और डिफरेंट काइंड्स भी होती है, तलाक बाइन भी है और तलाक सलासा भी है, थोड़ा डिफरेंशिएट किएगा और प्रोसीजर भी बताइएगा प्लीज़ इसका। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है, आया कि ये पसंदीदा अमलों में से सबसे जायज़ अमलों में से सबसे नापसंदीदा अमल अल्लाह के करीबी, जो इसका प्रोसीजर है वो हमें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का वो हमें क्लियर बताता है। उसका जो सेक्शन 6 उसमें एक बाकायदा तौर पर हमें पूरा प्रोसीजर बता दिया गया कि जब एक मर्द का ये यकतरफा हक है जो अल्लाह की तरफ से उसको तफवीज़ किया गया है, तो ऐसी सूरत हाल में जब भी मर्द डिवोर्स करेगा तो उसके मुख्तलिफ तरीके कार बताएंगे। अब उसमें सबसे पहले तो जो ऐसा तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी हमें मालूम होता है वो ये है कि एक महीने में एक और फिर अगले महीने में एक और फिर उससे अगले महीने में एक, इसको तलाक़ एहसन का नाम भी दिया जाता है। ये प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन आजकल की जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है उसके मुताबिक एक ही वक्त में यानी कि बैक वक्त 3 तलाक़ें प्रोनाउंस कर दी जाती हैं, जिसको तलाक़ बिद्दत या तलाक़ सलासा का नाम दिया जाता है। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में जब भी एक मर्द अपनी हकीकी मिसेज को तलाक देगा तो वो उसको रिटन फॉर्म में लेकर आएगा और वो प्रोनाउंस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस, गवाहान के सामने। ये कानूनी प्रोसीजर है। शरीयत क्या कहता है? शरीयत तो यहाँ तक कहती है कि अगर उसने प्रोनाउंस कर दी है, आया कि वो रिटन में नहीं लेकर आया, तब भी वो एक्सेप्टेबल है। इसके ऊपर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी मौजूद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तलाक अगर ओरली तौर पर भी हो जाए तो वो शरई तौर पर इफेक्टिव है।
लेकिन जब तक मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के कुछ कानूनी सुकम बकाया हैं, उस वक्त तक वो कानूनी तौर पर इफेक्टिव नहीं हो सकती, हो गई इफेक्टिव नहीं हो सकती। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है कि दौराने अगर प्रेगनेंसी एक औरत को तलाक दे दी जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में आफ्टर द डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, वो जो डिवोर्स है वो इफेक्टिव हो जाती है। अगर आपने 3 से पहले दे दी है तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड वो इफेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, एक कन्फ्यूजन है यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है, अक्सर लोग इस बात पे सवाल करते हैं। एक डिवोर्स दे दी, रुजू भी नहीं किया, बाकी 2 डिवोर्स भी बाकी हैं, तो वो डिवोर्स जो एक होगी वो कंप्लीट हो जाएगी या वो सारी लाइफ के लिए एक ही डिवोर्स होगी? देखें, इसके ऊपर बहुत सारे उलमाए फिक्र हैं, बहुत सारे उलमाए कराम का अपना अपना एक नज़रिया भी है, तज्जिया भी है, और इस्लामी रिवायात से उठा के भी बात, मैं किसी इस्लामी रिवायत से हट के कोई बात नहीं करूँगा। इसमें ये होता है कि अगर आपने रुजू नहीं किया और आपका टाइम 1 महीने का कंप्लीट हो चुका है इत्तलाक के बाद, और उस सूरत हाल में इसमें प्रेवेलिंग प्रैक्टिसेस में 90 डेज भी कहा जा रहे हैं, इसमें 1 मंथ भी कहा जाता है, 30 दिन का टाइम भी दिया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अगर रुजू मियां बीवी का नहीं होता तो वो तलाक इफेक्टिव कंसीडर होगी। अच्छा जी, वो तलाक एक तलाक के वाले से, वो कंप्लीट तलाक नहीं है, वो एक तलाक के वाले से इफेक्टिव कंसीडर होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अभी भी, यानी कि मर्द के पास 2 तलाक का जो इख्तियार है वो भी मौजूद है। नहीं, आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 90 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक रुजू नहीं हुआ। अगर रुजू नहीं हुआ ना, आफ्टर 90 डेज सिंगल तलाक है, तो क्या रुजू कर सकते? इफेक्टिव कंसीडर होगी वो। 90 डेज के बाद का रुजू नहीं है, 90 डेज के दरमियान का, 90 डेज से कबल का रुजू है, 90 डेज के बाद का रुजू का नहीं है, वो इफेक्टिव हो जाएगी। ये चीज मैं कर रहा हूँ, वो इफेक्टिव हो जाएगी, बेशक एक तलाक भी हो गई है, उसको फिर कानूनी शक्ल में लाने के लिए वो जरूरी बहुत है, क्योंकि देखिए आजकल के बहुत सारे ऐसे मसाइल उठ रहे हैं कि जिसमें बहुत सारे ऐसे केसेस भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जहां ओरली तलाक देकर मर्द मानता नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस, और उसके बाद फिर नॉन वनुफ़्का के मसाइल पैदा हो रहे हैं। शरीयत अपनी जगह, कानूनी तौर पर हमारे पास हक़ विरासत के सबसे पहले मसाइल शुरू हो जाते हैं, बच्चों की कस्टडी के हवाले से मसाइल शुरू हो जाते हैं, लड़की की मेंटेनेंस के हवाले से मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल की रोकथाम के लिए पार्लियामेंट ने जब कानून बनाया तो उसकी रूह ये थी कि जब भी तलाक प्रोनाउंस की जाए तो उस तलाक को फौरी तौर पर मुतलका यूनियन कौंसिल में रजिस्टर करा दिया जाए, और उसका एक प्रोसीजर बता दिया गया कि जब भी रिटर्न नोटिस यूनियन कौंसिल के पास जाएगा तो वहां का सेक्रेटरी, जैसे अब आजकल लोकल बॉडीज क्योंकि नहीं है तो वहां के सेक्रेटरी, या फिर जब चेयरमैन यूनियन कौंसिल हो, जो चेयरमैन सालसी कौंसिल भी कहलाया जाता था रिसेंट टाइम्स में, तो वो एक बॉडी तश्कील देगा जिसको सालसी कौंसिल कहेंगे, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होंगे, लड़की की तरफ से भी, लड़के की तरफ से भी, और यूनियन कौंसिल के भी। और फिर वो विद इन 30 डेज के अंदर जब वो यूनियन कौंसिल एक सालसी कौंसिल की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो मसालियत के लिए लड़के को भी और लड़की को भी उनके रजिस्टर्ड एड्रेसेस पर नोटिस भेज के तलब ये बात मसालियत के लिए क्यों बुलवाते हैं? अब मसालियत पॉसिबल है आफ्टर 90 डेज? 90 डेज के अंदर, 90 डेज के बाद नहीं, 90 डेज के अंदर की बात कर रहा हूँ। एज सून एज द डिवोर्स इज बीइंग प्रोनाउंस्ड, उस सूरत हाल के अंदर जब एक लड़का रिटर्न नोटिस देगा तो उस फौरी नोटिस की रिसीवल के साथ ही जो यूनियन कौंसिल है वो नोटिस करेगी लड़की को भी और लड़के को भी, और दोनों को बुलाकर मसालियत की कोशिश करेगी। अगर वो 90 डेज के अंदर यूजुअली तौर पर 3 नोटिस जाते हैं, यहाँ पर एक की प्रैक्टिस भी चल रही है, 3 की भी चल रही है, 3 नोटिस जाएंगे यूनियन कौंसिल की जानिब से, और उसके ऊपर अगर लड़का और लड़की किसी पॉइंट पर नहीं राजी होते, मसालियत तय नहीं पाती इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस, तो फिर वो इफेक्टिव कंसीडर हो जाएगी 90 डेज की एक्सपायरी के बाद। अदरवाइज पॉसिबिलिटी है क्या रुजू के साथ पॉसिबल? बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट सामने आया कि अगर एक डिवोर्स भी दे दी जाए और विद इन 90 डेज अगर रुजू ना किया जाए तो वो इफेक्टिव कंसीडर होगी शरई तौर पर, फिर उसको कानूनी शक्ल में लाने के लिए वो प्रोसीजर उन्होंने बताया यूनियन कौंसिल का अडॉप्ट किया जाएगा। बट यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त कन्फ्यूजन मौजूद थी। बट सॉरी, खुला के हवाले से बताइएगा कि ये तो डिवोर्स का प्रोसीजर हो गया, खुला का क्या प्रोसीजर है? वो भी इसी तरह का कोई प्रोसीजर, उसका क्या प्रोसीजर है? खुला का सबसे पहले जो खुला है वो औरत को कानून ने राइट दिया हुआ है, कानून ने औरत को सेपरेशन का राइट दिया हुआ है। अगर मियाँ बीवी के अज़वाजी ताल्लुकात नहीं ठीक चल रहे, उस पर बहुत से ग्राउंड्स हैं, बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, नहीं चल रहे, तो ये कानून ने बीवी को राइट दिया हुआ है कि वो कोर्ट आए और खुला का दावा कोर्ट में दायर करे, और बकायदा अपनी उसमें बताए जो कंडीशंस हैं। ऑब्वियसली तो कोर्ट उनसे पूछता है, प्लेंट में ये सब कुछ दर्ज होता है कि क्या क्या उसको जो है मसले आ रहे हैं जिनकी वजह से वो खुला जी बिल्कुल यही पूछना चाह रहा था। मतलब अगर खातून कोर्ट में जाती है, वो कहती है मुझे खुला चाहिए, ज़ाहिर है कोर्ट उससे पूछेगी रीजंस क्या हैं, तो वो क्या मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए मेन रीजंस बहुत है। अगर मैं आजकल की बात करूँ ना तो औरत को मेंटेनेंस का सबसे बड़ा इशू आ रहा है।
मेंटेनेंस ग्राउंड पे खुला हो जाए, खुला हो जाए। मेंटेनेंस ग्राउंड पे मोस्टली अगर हम लोग देखा जाए तो खुला नहीं होती, ठीक है, वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की तरफ जाता है। खुला is something really else and dissolution of marriage is something really else। अच्छा, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। जैसे डिवोर्स डिफरेंट है, खुला डिफरेंट है, ऐसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो औरत है वो अगर कोर्ट जाती है, वो कोई भी कर सकती है कि जी मेरा मियाँ जो है वो उसने फॉर एग्जांपल दूसरी शादी की हुई है, या मुझे जो है मुझे मारता है। मोस्टली आजकल अब्यूजिव फिजिकल अब्यूज की तरफ औरत बड़ी हमारे जो है आवाज उठा रही है कि जी मुझे मारता है, या ड्रिंक करता है, या घर नहीं आता, या इस तरह के रीजंस देके, इस तरह के ग्राउंड्स पे जो है वो या इंटरफेरेंस है घर वालों की बहुत। आजकल जो लड़कियां ये भी बात बहुत लेकर आ रही है जो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देख रहे हैं कि जी घर वालों की बहुत इंटरफेरेंस है, मेरी बात को वैल्यू नहीं दी जाती, ट्रस्ट इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो है औरत को खुला की तरफ आती है। ठीक है, वो चीजें प्रूव भी करनी पड़ती है। एग्जैक्टली देखेंगे, चीजें प्रूफ इस सेंस में करनी पड़ती हैं कि उनको ऑब्वियसली एविडेंस दिखाने पड़ते हैं। अगर आपने मियाँ ने बीवी को मारा है तो वो अपना मेडिकल कराएगी ना जहाँ पर जाके, तो मेडिकल रिपोर्ट साथ टेंट के अटैच करेंगी कि ये मुझे मारा है, तो ये मेडिकल रिपोर्ट है। कितना टाइम लगता है और एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है इसका? मतलब कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाके केस फाइल करना है, मतलब क्या थोड़ा सा? देखिए टोटल 3 महीने का भी प्रोसीजर लगता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खुला का। और अगर फॉर एग्जांपल जो दूसरी पार्टी है जिसको हम हस्बैंड की पार्टी, एक्स पार्टी जो भी है, वो नहीं पेश हो रही अदालत में, वो नहीं आ रही, वो पहले नोटिस पे नहीं आई, वो दूसरे नोटिस पे नहीं आई, वो तीसरे नोटिस पे नहीं आई, तो फिर खुला उसको ग्रांट कर दी जाती है। ठीक है, नोटिस भिजवाए जाते हैं, कोर्ट की तरफ से समन जाते हैं जिनको हम अक्सर बोलते हैं। कोर्ट में पेश ना भी हो, इस पे उलमा का भी इख्तलाफ है, तो वो खुला नहीं होती, तो थ्रू कोर्ट हो जाती है। थ्रू कोर्ट देखिए, मैं वही आपको बात बताई थी कि समन भिजवाए जाते हैं। समन जाता है, पहला समन जाता है कोर्ट की तरफ से मुतलका पते पे, मियाँ के मुतलका पते पे। ठीक है, वहां पर जाता है, पहला जाता है, दूसरा जाता है और तीसरा जाता है। अगर मियाँ पेश नहीं हो रहा फॉर द सेक ऑफ एनी रीजन, ठीक है, तो और उसको नॉलेज ही नहीं, लेट्स सपोज उसका एड्रेस चेंज हो गया, देन व्हाटएवर द रीजन, मतलब इन केस अगर उसको नॉलेज नहीं है और कोर्ट में वो नहीं पेश हो रहा किसी भी वजह से, जैसे आपने कहा, फिर भी कोर्ट उसमें ऑर्डर कर देगी या कोर्ट केस डिसमिस कर देगी? नहीं, कोर्ट एक्स पार्टी फैसला दे देती है। कोर्ट एक्स पार्टी का क्या फैसला औरत के हक में? देखिए खुला अगर वो लेने के लिए उसके ग्राउंड्स, उसने अपने ग्राउंड्स बताए हैं कि ये मेरे ग्राउंड्स हैं, लेकिन मुझे इस बेस पे मुझे खुला चाहिए और मियाँ पेश नहीं हो रहा फॉर द सेक ऑफ एनी रीजन। ठीक है, कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है, उसको नोटिस मिल रहे हैं, उसको नोटिस नहीं मिल रहे। ठीक है, तो एक्स पार्टी फैसला हो जाता है जो औरत के लाइक हम कह सकते हैं उसको हक में हो जाता है और फिर उसको खुला ग्रांट हो जाती है। और इसके बाद वो रिवर्स नहीं होता? नहीं, अगर हस्बैंड कहे कि जो इसमें मेरे खिलाफ एलिगेशंस हैं वो प्रूफ नहीं कर सकते, देखिए आई वुड से समथिंग हियर कि खुला यूजुअली जो है वो बहुत सारे उलमा इकराम जो है उनका यहाँ पे इख्तिलाफ राय भी मौजूद है। कुछ तो इसको कहते हैं कि ये शरई तौर पर काबिल कबूल नहीं है, और कुछ ये कहते हैं कि ये एक तलाक कंसीडर की जाती है। ठीक है, इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट्स की भी जजमेंट मौजूद है कि ये एक तलाक के तौर पर भी कंसीडर की जाती है, लेकिन जिसके ऊपर सेपरेशन इफेक्टिव हो जाती है मियाँ और बीवी के दरमियान में। इसके दरमियान में अब जो टाइम पीरियड आपने पूछा था कि खुला का टाइम पीरियड क्या है, यूजली तौर पर तो फैमिली केसेस का टाइम पीरियड 6 महीने का जो कानून हमें कहता है, लेकिन यहाँ की प्रैक्टिस ऐसी है कि ये केसेस विद इन टाइम भी हो सकते हैं और 6 महीने के बाद तक भी हो सकते हैं, क्योंकि केसेस का लोड इतना ज्यादा होता है ऑनरेबल कोर्ट्स के ऊपर कि थोड़ा टाइम लग जाता है। जहां तक बात रही कि अगर लड़का पेश नहीं हो रहा, अब तो ऐसे मोडेम्स भी आ गए हैं कि आप अगर व्हाट्सएप पर भी उसको नोटिफिकेशन पहुंचा देते हैं और समन की पिक्चर भी इवन पहुंचा देते हैं, दैट ऑल्सो माउंट्स बैक कि जी आपने तामील करा दी, उसके नॉलेज में आ गया, उसके नॉलेज में आ गया। अब अगर वो नॉलेज के बावजूद भी पेश नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत हाल में जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी डिग्री कर देगी लड़की के हक में और शहादत मंगवा के खुला ग्रांट कर देगी। नाउ द थिंग इज कि लड़का, हम अगर बात करें कि मारता पीटता है या घर लेट आता है, जिस तरह मैडम ने भी बात की, इसके अलावा सिर्फ एक होल एंड सिंपल ग्राउंड इतना सा भी है कि मेरी इसके साथ मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यानी कि एक लड़की अगर कोर्ट में ये क्लेम करती है कि मेरी अपने मियाँ के साथ, हकीकी मियाँ के साथ मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसके ऊपर भी कोर्ट खुला ग्रांट करता है। इसका भी कोई टाइम पीरियड है मेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए? 1 मंथ है, 1 साल या 10 साल? ये डिफाइंड में अंडर द लॉ डिफाइंड कहीं पे नहीं, एट एनी टाइम। क्योंकि देखिए किसी की कॉन्शियस का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, किसी की भी कॉन्शियस का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन किस दुराए से गुजर रहा है, उसके घरेलू मामलात क्या थे, आया वो कोर्ट में जब आती है तो वो अपने विद द क्लीन हैंड्स आ रही है या फिर वो कोई पीछे से ज़ेन बना के आ रही है। इंटेंशन है, ठीक हो गया। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने डिटेल से बताया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो आज कल लोग सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और बार बार बड़ा हरदिल अजीज़ सवाल है दूसरी शादी के हवाले से, कि दूसरी शादी के ऊपर शरीयत इजाज़त दे रही है, पाकिस्तानी कानून इजाज़त नहीं दे रहा है तो विद सम कंडीशंस।
तो पहले तो मुझे वो कंडीशंस बताएं, फिर हम इसका टकराव भी डिस्कस करते हैं। देखिए, दूसरी शादी पाकिस्तान के अंदर एक सख्त अमल है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एक सख्त अमल है। दूसरी शादी ये भी जायज नापसंदीदा काम है? नहीं है तो पसंदीदा काम। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम अज़वाज मुतहरात का जिक्र करें या कुरान में अगर इसका रेफरेंस उठाएं तो अल्लाह ताला ने भी कुरान में बता दिया है कि 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन यूजुअली एज अ कम्युनिटी हम यहाँ पर रुक जाते हैं, जबकि इससे आगे का जो फ्रेज है वो हम नहीं पढ़ते हैं कि अगर तुम उनमें इंसाफ कर सको। इंसाफ तो छोटी छोटी चीज से शुरू हो जाता है। यहाँ मेरा छोटा सा इख्तिलाफ है, लेकिन आप बात कंप्लीट करें। जो अगला फ्रेज है कि जब तक आप सब में इंसाफ ना कर सको, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, जो पाकिस्तान के अंदर आईली कवानीन है जो प्रिवेल हो रहे हैं, उसके मुताबिक इसको एक जुर्म करार दे दिया गया अंडर सेक्शन 6 कि जब तक मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 6 कि जब तक एग्जिस्टिंग वाइफ या एग्जिस्टिंग वाइफ्स, आपने पहली की है, आपने दूसरी की है, आप दोनों की या एक ही आपकी एग्जिस्टिंग वाइफ है, उसकी इजाजत के बगैर और यूनियन काउंसिल की इजाजत के बगैर अगर आप एक और निकाह करते हैं जिसका अंदर आप कराते हैं, ऐसी सूरत हाल में ये एक जुर्म है जिसकी कैद बस। शरीयत कह रही है इंसाफ करो, खातून कह रही है इजाजत, पाकिस्तानी कानून कह रहा है खातून से इजाजत लो। ये भी एक कंट्रडिक्शन। देखिए, इजाजत की जहां तक बात है ना, इजाजत की सूरत हाल में आपकी एक मिसेज है, आपकी दूसरी मिसेज है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है तो आप उनसे इजाजत समेत और यूनियन काउंसिल से इजाजत समेत आप दूसरा निकाह कर सकते हैं। ममानियत नहीं है। कानून सिर्फ कदम किधर लगाता है कि अगर लड़के ने दूसरी शादी करनी है तो वो छुपा कर नहीं करेगा, लड़का दूसरी शादी करेगा तो बताकर करेगा और उसका अंदराज कराएगा जिसके लिए उसने इजाजत लेनी है। मैं इसकी डिबेट पे वापस आता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक दफा फिर बताइएगा कि हम यूनियन काउंसिल से परमिशन, एक प्रोसीजर थोड़ा सा बता दें। यूनियन काउंसिल में लड़के ने जब भी शादी, अगर उसने मिसेज से अपने रिटर्न कंसेंट ले लिया हुआ है तो मिसेज की हद तक वो कंसेंट आ चुका है। जिस कंसेंट को, रिटर्न कंसेंट को यूनियन काउंसिल में अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, स्टैंप पेपर के ऊपर एप्लीकेशन के साथ वहां पे दे दें अपनी दरखास्त के साथ कि जी मैं, और विद दैट रीजंस। यहाँ पे बेसिकली मैटर करती है रीजंस क्या है। अगर लड़का जायज और माकूल रीजन बताता है यूनियन काउंसिल को कि ये मेरी रीजंस हैं जिस वजह से मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। माकूल रीजन भी अब क्या हो सकता है? जायज और माकूल रीजन में सबसे पहले तो मेडिकल ग्राउंड सबसे प्रिवेलिंग चीज है कि अगर खातून किसी ऐसी मेडिकल बीमारी में मौजूद है जहाँ पर वो बच्चों की केयर टेकिंग नहीं कर पा रही है और जहाँ पर वो इजाजत दे रही है अपने हस्बैंड को कि आप दूसरी शादी बेशक कर लें ताकि जो आने वाली नई माँ है वो मेरे बच्चों की केयर टेकिंग कर सकती है, तो ऐसी सूरत हाल में मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो दरखास्त जाकर दे सकता है। जब वो दरखास्त दे देगा यूनियन काउंसिल में, तो यूनियन काउंसिल और उसकी मुतलका बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स अगेन लड़की के भी मौजूद होंगे, लड़के के घर वालों के भी मौजूद। अच्छा, मौजूद होने के बाद वो इजाजतनामा देगी यूनियन काउंसिल कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। देन आप कर सकते हैं। ये तो हो गया एक प्रोसीजर के हवाले से। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि क्या ये जस्टिफाइड है इस्लामिकली? इस्लामिकली तो बिल्कुल जस्टिफाइड है जी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। नहीं, ये प्रोसीजर इस्लामिकली इजाजत कहीं पे कानूनी तौर पे जिक्र है, इस्लामिकली नहीं है। मैडम, बस टाइम भी एंड है, बस आपसे पूछना चाहूँगा इस हवाले से, आप समझती हैं कि ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए शरई तौर पे इस्लामिकली? अच्छा, देखिए, मैं पहले अगर अपार्ट फॉर इट में अगर ये बात करूं कि पाकिस्तानी में, अगर मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में देखूं तो यहाँ पे अदल इंसाफ नहीं कर सकता मर्द, ठीक है। अगर वो दूसरी शादी करता है तो अदल इंसाफ नहीं करता। मेरा यही भी इख्तिलाफ है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर तुम इंसाफ करो, कुरान की आयत की बात की और आप भी सेम ये बात कर रही हैं, इख्तिलाफ नहीं कर सकता, जिम्मेदार कौन है? देखिए, नहीं, जिम्मेदार कौन है? मर्द है, ऑब्वियसली मर्द है। खातून को क्या मसला है? खातून को यही मसला है। देखिए, एक औरत है ना, वो आप देखें ना, एक मर्द है वो इंसाफ नहीं कर सकता, तो वो मर्द अल्लाह को जवाब दिए, खातून क्यों रोक रही है? कभी भी कोई उसके पास कोई इख्तियार शरई तौर पे है कि वो मर्द को रोके? नहीं, शरई तौर पे कोई इख्तियार नहीं। उसको रोक के अपने जिम्मे गुनाह डालना नहीं चाहिए। आप ये मानती हैं? आप ये इस स्क्रीन के जरिए मैसेज देती हैं, सेकंड मैरिज अगर मर्द करता है, इंसाफ नहीं करता, तो वो उसका और अल्लाह का मामला है, बट एक खातून को रोकना नहीं चाहिए, वो उसके जिम्मे गुनाह होगा। मैं मैसेज नहीं देती बिल्कुल भी। इसमें ये देखे ना कि खातून नहीं रोक रही लेकिन कानून रोक रहा है। कानून रोक रहा है, जो पार्लियामान है। मैं शरई चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, शरई चीज़ की बात कर रहा हूँ कि शरई तौर पे अब इजाज़त है। कॉन्ट्रडिक्शन तो आ गई। शरई हैसियत में इंसाफ की बात आपने की, अगर वो इंसाफ, देखिए ना, वक्त से पहले तो कोई किसी को नहीं कह सकता इंसाफ करूँगा, सारी जगह मैं करूँगा, बाद में नहीं कर पाते, वो सेपरेट चीज़ है। कुछ लोग कर भी लेते हैं, ठीक है, जिस हद तक है वो अल्लाह और उसका मामला है। बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह इंसान का डायरेक्ट मामला है, कदगन नहीं है, कदगन नहीं है। अगर
इस पाकिस्तान के सोसाइटी के अंदर कोई मर्द दूसरी शादी करता है तो उसको हम ऐसे देख रहे होते हैं कि इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, हमें ये चीज़ हज़म करनी चाहिए और ख़वातीन को ये चीज़ बर्दाश्त करनी चाहिए कि जब शरीयत इजाज़त दे रही है तो डेफिनेटली इस पर कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई रीज़न है। और इसी रीज़न को हम नहीं समझते, जिसकी वजह से आज 54 से 55% पर ख़वातीन की रेशो अनबैलेंस डिसबैलेंस हो गया पूरे सिस्टम के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। तो अल्लाह पाक ने अगर एक निज़ाम बनाया तो ज़ाहिर है कुछ सोच समझ के परमिट किया है, तो हम उसमें अगर मुदाखलत करेंगे तो वो गलत होता है। अगर वो बैलेंस नहीं करता तो वो अल्लाह और उसका मामला है, लेकिन ख़वातीन को नहीं रोकना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जब कानून एक स्टेट का है तो स्टेट का कानून हमेशा प्रिवेल करता है। किसी की, आपकी, मेरी या किसी भी तीसरे शख्स की मर्जी पर कानून नहीं चल सकता, क्योंकि जो कानून चल रहा है वो फॉलो जरूर होना है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो शरीयत और कानूनी तौर पर कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। मैंने जो स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में बात की जी, जी, ख़वातीन को परमिट कर देना चाहिए। जी, यूएन काउंसिल में जाके चलें, लेट्स सपोज हम पाकिस्तानी कानून की बात करते हैं, पाकिस्तानी कानून में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या खतरान हैं उसको दूर करने के लिए खातून की परमिशन ज़रूरी है, तो परमिशन दे देनी चाहिए। जी, बिला वजह खातून को नहीं रोकना चाहिए, अगर वो रोकती है तो वो एक किस्म का अल्लाह की नज़र में गुनाहगार है। जी, ऐसी सूरत हाल जो आप बता भी रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में रोकना नहीं चाहिए, लेकिन माकूल रीजन के साथ। अगर कोई ऐसी, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर मर्द के पास कोई ऐसी माकूल रीजन मौजूद है, देखें, एक जो कॉमन सेंस है वो तो जरूर देती है। कौन नहीं, शरीयत पहले, कॉमन सेंस तो बाद में है ना। कॉमन सेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सोसाइटी होती है, कि अपनी कॉमन सेंस होती है ना। शरीयत अटल है। शरीयत में तो फिर ये भी मौजूद है कि अगर तुम इंसाफ कर सको, ठीक है, अब वो इंसाफ की जो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में पता चलेगा ना, इंसाफ किया या नहीं किया उसने। इंसाफ की जो सूरत हाल है वो तो नबी की सुन्नत से हमें पता लग रही है। उन्होंने नाइंसाफी तो कभी नहीं की। इंसान कोशिश तो करता है इंसान। अगर हम वो फॉलो कर सकते हैं, कोशिश करना और चीज है, लेकिन अगर हम वो फॉलो करके किसी वक्त से पहले कोई किसी की कैसे गारंटी दे सकता है कि ये इंसाफ होगा? बिल्कुल नहीं दे सकता। इंसान सोचता है कि मैं ये करूंगा, समटाइम्स वो कर अगर पाता है। देखिए मेरी बात सुने, अगर मर्द जो है वो अपनी पहली बीवी के साथ ही उसका सलूक अच्छा नहीं है, रवैया अच्छा नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरी शादी करेगा तो दूसरी बीवी के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा रहेगा? अंडरस्टैंडिंग आप आपने कहा, अभी आपने बात की है कि अंडरस्टैंडिंग अगर किसी एक के साथ नहीं है तो वो अलग हो सकती है। देखिए कुछ लोगों की मेंटल स्टेट ही ऐसी नहीं होती, सॉरी टू से, कि कुछ मर्द की मेंटल स्टेट ही अगर एक बीवी के साथ नहीं मिल रही उसके, और अगर वो दूसरी शादी भी कर लेता तो उसके साथ भी उसकी मेंटल, खातून के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए उसको इजाजत नहीं होनी चाहिए कि दूसरी के साथ भी ना करे वो। ये मेरी बात नहीं है। अगर मेंटल अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे आप मेंटल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कानून भी और शरीयत भी अलहदगी का इख्तियार देता है ना। फिर आप अलहदगी इख्तियार करके फिर दूसरी शादी की तरफ जाएं जब आप पहली आप खत्म कर चुके हो। लेकिन अगर आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग ही मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में आप एक बीवी को रखते हुए दूसरी बीवी के साथ निकाह कर लें, कानूनी तौर पर ये जुर्म है। अगर मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप अलहदगी या सेपरेशन इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये एक डिटेल टॉपिक है और काफ़ी हद तक, लेकिन मैं थोड़ा डिसएग्री भी इस हवाले से करूँगा। आप दोनों ने बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरी थोड़ी सी अभी भी कन्फ्यूजन बाकी है। दोबारा कभी मौका मिले तो इस टॉपिक पे दोबारा इस हवाले से बात करेंगे। बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हुई दूसरी शादी के हवाले से कि दूसरी शादी की शरीयत पे इजाज़त है विद सम कंडीशन, लेकिन वो जो कंडीशन है वो भी अल्लाह और उसका मामला है, जैसे मैंने कहा। और इन्होंने जैसे कहा कि नहीं, वो अगर कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तानी कानून इस हवाले से कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है कि वो परमिट नहीं करा। आर्टिकल 6 के तहत वो एक जुर्म भी है और इस्तग़ासा दायर किया जा सकता है और उस पर सज़ा भी होती है और फ़ाइन भी होता है। इसके साथ साथ बात कोई हुई खुला और तलाक़ के जो प्रोसीजर है, टेक्निकल जो डिटेल्स हैं इस हवाले से कि अदालत में इस प्रोसीजर को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पर फिर बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।